तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिटी चैनल पर। सामान्य अध्ययन का ये 159वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 159। पहले प्रश्न पर आइए सभी लोग देखते हैं। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया? ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था भारत की तरफ से? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो पड़ोसी देश में ही जाना होगा इसके लिए, पाकिस्तान। डी नंबर सही हो गया। वर्ष 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी। ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। इस सफल कार्रवाई को, जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेशन विजय कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? कौन था सभापति? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जे.वी. कृपलानी। कौन थे? दूसरा प्रश्न है, तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जो थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे। युवा के संबंध में अगर बात करेंगे, सी नंबर सही हो गया। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का क्या नाम है? लंदन हाउस, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। द रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्या कहा जाएगा? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास तथा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में है। किसमें? वेस्टमिंस्टर सिटी में अवस्थित है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते होंगे, फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम, बाला साहब ठाकरे, खुशवंत सिंह, नैनतारा सहगल। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? कौन है इसमें से? अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न, कुछ व्याख्या देख लेंगे, वैसे इनके बारे में तो जानते हैं लोग। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लिखी गई थी पुस्तक, और भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया है। इसके लेखक कौन है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। कौन है? मनोरंजन साहब। ए नंबर सही हो गया। मेघालय का लोक नृत्य है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? नाटी, लोहो, बुम्बू नृत्य, खानटुम क्या है मेघालय का लोक नृत्य? फोक डांस ऑफ मेघालय क्या है? छठा प्रश्न है, लोहो है। क्या है? लोहो। बी आंसर सही हो गया। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है।
जबकि नाटी नृत्य मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से और बम्बू नृत्य मिजोरम से। देखिए जो बम्बू है मिजोरम से है। कहाँ से है? मिजोरम से है। तो बम्बू नृत्य मिजोरम से है। और मेघालय से जो संबंधित कौन सा है? लोहो है। ये हो गया। नाटी कहाँ से है? नाटी जो है आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये कहा जा रहा है। इनमें से कौन सा सही है? सातवें प्रश्न में इनमें से कौन सा सही है? इसमें से जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत था यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो दोनों सही हो गए, कहीं है क्या? ये रहेगा एक और दो, सी नंबर सही हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, सूची सेकंड फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 7वीं अनुसूची कहा जा रहा है कि भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। 9वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। 10वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। तो ये सुमेलित करना है, इसके सामने लिखे हैं, जबकि सुमेलित तो नहीं है फिलहाल। ये इसको सुमेलित का एडजस्ट क्रम में लगाना है 8वें प्रश्न को। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो 8वें प्रश्न के अनुसार देखते हैं कोई भी सही हो सकता है, इनमें से मिलान करेंगे। तो मिलान कर लीजिए, यहाँ से देखते हैं। 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है ये रहेगी विधायी शक्तियों के वितरण से। ये हो गया 3। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों के वितरण से। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, 1 हो गया। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम पर आधारित है। 10वीं अनुसूची दल बदल पे जाइए, तो 4 और 2, ये हो गया। 3 1 4 2 है कहीं? सी नंबर सही हो गया। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेम की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आजादी अंतर्निहित है। जो भारतीय संविधान है स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी की बात हो रही, सॉरी किसकी? प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) आ में, अनुच्छेद 19(1) बा में, अनुच्छेद 19(1) सा में, अनुच्छेद 19(1) दा में। तो ए में होना चाहिए, आ में। 9वें प्रश्न का ए नंबर सही हो गया। प्रेस की आजादी की व्यवस्था 19(1) में 1 आ में अंतर्निहित है। अनुच्छेद वाक भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 19(b) क्या करेगा? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। सा करेगा संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद दा क्या करेगा? 19 का भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी
कौन मछली नहीं इनमें से, ये बताना है। सिल्वर फिश, हेग फिश, कैटल फिश, डॉल्फिन। भाषा लिखने का तरीका अलग हो गया इसमें से। वैसे मछली तो ये है इसमें सिर्फ, लेकिन ये तीनों नहीं है। उत्तर में थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहिए था। तो सिल्वर फिश, हेग फिश, कैटल फिश ये समुद्री जंतु हैं, लेकिन मछली की श्रेणी में नहीं आते, मछली नहीं है। जबकि डॉल्फिन मछली में आती है। तो उपरोक्त तीनों जो है मछली में नहीं आते, बल्कि डॉल्फिन आती है। डी नंबर सही रहा। डीएनए फिंगरप्रिंट सही रहेंगे क्या? एक दो तीन, हाँ ऊपर के रहेंगे। आगे देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, गुड़गांव में या फिर शिमला में? ये जो मौजूद है हैदराबाद में है। बी नंबर सही हो गया। निम्न में से भोजन का प्रमुख अंग कौन माना जाता है? भोजन का प्रमुख अंग कौन किसे कहा जाता है? सेल्यूलोज को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च? भोजन का जो प्रमुख अंग है, सॉरी हाँ देखें, सॉरी। तो भोजन का जो प्रमुख अंग है वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आगे ग्लूकोज बनेगा। सेल्यूलोज, स्टार्च, आखिरकार उसके कार्बोहाइड्रेट में आना पड़ेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग है, क्योंकि इसमें तीन चीजें मौजूद होती हैं। कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। निम्न में से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? माइक्रो एलिमेंट कौन नहीं है इनमें से? गंधक, कोबाल्ट, मैग्नीज। 13वां प्रश्न है। तो ये कोबाल्ट तो सूक्ष्म में नहीं आएगा, कॉपर भी नहीं आएगा और मैग्नीज नहीं आएगा इसमें से। गंधक, सॉरी ये तो आते हैं सूक्ष्म में, क्या है सूक्ष्म में आते हैं। कोबाल्ट भी सूक्ष्म में, कॉपर भी सूक्ष्म में, मैग्नीज भी सूक्ष्म में आता है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। जबकि गंधक सूक्ष्म पोषक तत्व में नहीं आता। जो सल्फर है, ये सल्फर माइक्रो एलिमेंट में आएगा, दीर्घ पोषक तत्व में गिना जाएगा। ए नंबर सही हो गया। हाँ कुछ व्याख्या देख लीजिए, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकिल। निकिल लग गया यहाँ पर, निकेल होना चाहिए, निकल, ठीक है, निकिल की। एनआई, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सभी क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जबकि दीर्घ पोषक तत्व क्या रहेंगे? कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? यथाग्रणी, मध्यांतर, शेषांत्र, कृमि रूप परिशेषिका। डेडनम, जेजनम याद रखिएगा, और अपेंडिक्स। छोटी आंत का जो भाग नहीं है अपेंडिक्स नहीं है। DJI, डेडनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के भाग हैं। देखेंगे डेडनम, जेजुनम, इलियम में विभाजित होती है मुख्यतः छोटी आंत। आंत होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पहला भाग जो डेडनम है 25 सेंटीमीटर होता है और जेजुनम 2.5 मीटर होता है, इलियम 3.5 मीटर होता है। लास्ट में इलियम तक आगे पहुंचेंगे, अवशोषण का काम करेगा। आगे देखेंगे, प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? जो प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया कब? वर्ष 2008 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2002 में, 2000 में या वर्ष 2018 में?
तो वर्ष 2008 में लागू किया गया। ए नंबर सही होगा। क्या लागू किया गया? प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सॉरी, जो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है कहाँ मौजूद है? उत्तर प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में? 16वां प्रश्न है, कौन सा आंसर सही होना चाहिए? महाराष्ट्र है। सी नंबर सही हो गया, महाराष्ट्र। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस नदी से जल प्राप्त करता है? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, इसके पास से एक नदी गुजरती है, तो इसमें इससे जल सिंचित कराता है और जो पशु हैं, ये जो जानवर हैं, उसका लाभ लेते हैं। उस जल से पीने का काम होता है। नर्मदा, रामगंगा या फिर गंगा मंदाकिनी, तो किसी भी नेशनल पार्क से गुजरेगी तो क्या होगा? जितने भी पशु हैं उनको लाभ मिलेगा। रामगंगा, बी नंबर सही है। सरसों के तेल में मिलावट से बीमारी होती है। सरसों के तेल में मिलावट से कौन सी बीमारी होती है? ड्रॉप्सीपीलिया, टाइफाइड, टेटनस। ड्रॉप्सी रहेगी। ए नंबर सही हो गया। वैसे तो जोड़ा जाए, जब सरसों का तेल है उसमें मिलावट है तो ड्रॉप्सी तो होगी, लेकिन इसके अलावा अन्य कुछ अंगों पर भी बुरा असर पड़ता है, उसी के सहारे बहुत ही हालत ख़राब होती है। तो पीलिया टाइफाइड में तो नहीं, लेकिन फिर भी लीवर पे काफ़ी असर पड़ेगा तो पीलिया बनी जाएगी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधनों में से कौन सा सही नहीं है? जैन धर्म में जो मोक्ष के लिए 3 साधन अपनाए जाते हैं, इनमें से वह कौन सा साधन नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक वाक? तो सम्यक ज्ञान तो रहेगा, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन भी रहेगा, लेकिन वाक की नहीं, सम्यक वाक नहीं रहेगा। वाक यहाँ पर बोलने से है। डी नंबर सही हो गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था जैन धर्म के अनुसार, तो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? त्रिशाला, कैवल्य, त्रिरत्न, उपरोक्त सभी कैवल्य रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? कांपिल्य, हम्पी, सोथिवती या अहिच्छत्र? सोतिवती जो थी चेदी महाजनपद की राजधानी है, थी उस वक्त। सी नंबर सही हो गया। थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी उसके समीपवर्ती भागों में चेद महाजनपद स्थित था। क्या था? आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी उसके समीपवर्ती भागों में चेद महाजनपद था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। यहाँ पर पंचाल दिया था उसमें। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। चोलों की राजधानी तंजौर के अलावा और कौन थी? चोलों की राजधानी तंजौर के अलावा और कौन थी? अस्थि, गंगे कोंड चोलपुरम। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चोलों की राजधानी जो थी तंजौर थी। इसको तंजावुर भी कहते थे। तंजावुर, ये भी हो गई, या तंजौर कह लीजिए। इसके अलावा जो चोलों की राजधानी थी गंगैकोंड चोलपुरम भी थी। इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो गया? बी नंबर सही हो गया। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है इसकी मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी? कौन सी थी? ये थी ब्राह्मी। सॉरी, सी नंबर सही हो गया। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाते थे? कौन सा? भद्रबाहु के अनुयायी,
भद्रबाहु, इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? दिगंबर, श्वेतांबर, पीतांबर, उपरोक्त तो सभी। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो कहलाते थे दिगंबर। क्या कहलाते थे? दिगंबर। ए नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लेंगे। स्थूलभद्र जो थे उनके अनुयायी कहे जाते थे श्वेतंबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी थे दिगंबर। कमेंट करके बताइए कपड़ों के संबंध में इनके बारे में, दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में बताइए। तो भद्रबाहु के अनुयायी क्या थे? दिगंबर, और स्थूलभद्र के अनुयायी थे श्वेतंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? किसने की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, या हर्षवर्धन, या मिहिर भोज? क्वेश्चन नंबर 25। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की नागभट्ट प्रथम ने की। ए नंबर सही हो जाएगा। राइट आंसर नागभट्ट। चचनामा ग्रंथ संबंधित है। चचनामा ग्रंथ किससे संबंधित? चचनामा किससे संबंधित है? अरबों से, फारसियों से, अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से? तो चचनामा ग्रंथ जो है फारसियों से संबंधित, फारसियों से। असल में अरबों ने ही इसमें लिखा, लेकिन किससे है? फारसियों के संबंध में लिखा। अरबी भाषा में लिखा है, लेकिन किसके संबंध में? फारसियों के। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? बैकाल झील कहा जा रहा है रशियन फेडरेशन, मलावी एशिया, या कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, टंगानिका अफ्रीका? कौन सी इसमें से सुमेलित नहीं है? बैकाल रशियन फेडरेशन में आती है। कैस्पियन सागर जो आएगा एशिया यूरोप में रहेगा। बैकाल किस में आएगी? रशियन फेडरेशन में। कैस्पियन एशिया यूरोप में। टंगानिका अफ्रीका में। कमेंट करके बताइए टंगानिका किस देश में मौजूद है, जबकि मलावी कहाँ है ये बताना है। तो ये गलत था, इसके अनुसार मलावी यहाँ एशिया में नहीं है। तो नहीं है के हिसाब से कौन सा? बी नंबर सही हो गया। मलावी अफ्रीका में है, ना कि एशिया में। इनमें से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा चाय में मौजूद नहीं होता? क्या नहीं होता चाय में? थीन, कैफीन, टेनिन, मार्फिन। थीन तो पाई जाती है चाय में, कैफीन भी मिलती है, टेनिन भी मिलता है, लेकिन मार्फिन नहीं मिलती। डी नंबर सही हो गया। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थाइनीन भी है, कैफीन भी है, पॉलीफेनॉल्स भी है, टेनिन भी है, थियोब्रोमाइन है, थियोफाइलिन है। ये सारे तत्व किसमें पाए जाते हैं? चाय में मिलते हैं, जबकि मार्फिन इसमें नहीं पाया जाता। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन? रुकवा झील। रुकवा झील जो तंजानिया में है, निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये जान लीजिए रुकवा झील कहाँ है? तंजानिया में है। बस ये जानना है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न है, अभ्रक के लिए, कोयला के लिए, लौह अयस्क या सोना? तो रुकवा झील है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा कहाँ मौजूद है? तंजानिया में। रुकवा झील तंजानिया में आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इसमें एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामेरीन, एमेथिस्ट, रूबी, टोपाज आदि प्रमुख। इस क्षेत्र में कोयला खनन के भी कार्य होते हैं। इसके अलावा देखिए
कोयला क्षेत्रों में तो ऐसी चीज़ें मिल भी सकती ज़्यादा मात्रा में। एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामेरिन, एमेथिस्ट, रूबी क्या कीमती चीज़ें हैं। टोपाज। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है क्या है? न्यूट्रिनो है या हिग्स बोसान है या लेस्टॉन्स है या मेसॉन्स है? क्या है गॉड पार्टिकल? क्या है इनमें से? तो इसे हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। बी नंबर सही हो गया। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। बिल्कुल। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 1913 में किया गया, सॉरी 2013 में किया गया। और वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया में अक्सर इस कण को यूसरी कण गॉड पार्टिकल के नाम से जाना संदर्भित किया गया। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांस एंगलर्ड वर्ष 2013 के भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है इन लोगों को। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच बीच में अगर इस वीडियो में रुकना पड़ गया उसके लिए माफ़ी, लेकिन आगे सब अच्छा ही होगा। थैंक यू।